नमस्कार। और आज हम जो प्लेटो की अपनी दूसरी क्लास थी, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था प्लेटो, आज उसको पूरा करेंगे और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अपना एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। और फिर शाम को जो अपनी व्याकरण की क्लासेज है वो क्लासेज जो व्यंजन पे होगी वो व्यंजन पे क्लास होगी। तो ज़्यादा समय न जाया करते हुए हम पढ़ते हैं तो प्लेटो। और आप लोगों को पता है कि प्लेटो, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि 427 से 346 ईसा पूर्व तक का इनका समय था। ये मूलादर्श की बात करते हैं। ये जो दृश्यमान जगत है, ये दृश्यमान जगत इस मूलादर्श का अनुकृत रूप है, अनुकृत रूप है। और ये जो कवि या कलाकार जो होता है, ये कवि या कलाकार इस दृश्यमान जगत का भी अनुकरण करता है। तो ये सत्य से 2 गुने दूर हो जाता है। इसीलिए प्लेटो कवि या कलाकार, या इसे आप कहो कविता, या इसे आप लोग काव्य भी कह सकते हो, तो काव्य को वो सत्य से 2 गुना दूर मानते हुए क्या मानता है? त्याज्य मानता है। और इसी के साथ कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये प्लेटो पे अपनी अंतिम क्लास होगी। कुछ तथ्य अगर रह गया होगा या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा तो वो हम लोग जो छोटा मोटा टेस्ट लेंगे उसमें हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नोट करो कि प्लेटो का विचार है कि प्लेटो विचार करते हैं कि जो कवि या कलाकार होता है, प्लेटो विचार करते हैं कि कवि या कलाकार जीवन के वास्तविक पदार्थ या जिसे आप कहते हो सत्य। तो प्लेटो का विचार है कि कवि या कलाकार जीवन के वास्तविक पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? उसकी छाया, या जिसे आप कह सकते हो बिंब, चित्र का निर्माण करता है, कि प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का विचार है कि कवि या जो कलाकार होता है वो जीवन के वास्तविक सत्यों को या पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उनकी छायों का, उनकी बिंबों का निर्माण करता है। इसीलिए तो वो काव्य को क्या मानते हैं? त्याज्य मानते हैं। प्लेटो कोई काव्य मीमांसक नहीं है। प्लेटो कोई काव्य मीमांसक नहीं है, बल्कि वो क्या है? बल्कि वो दार्शनिक, राजनीतिज्ञ है। और आदर्श राज्य की स्थापना करना उनका मूल लक्ष्य है। वो कोई काव्य शास्त्रीय विचारक नहीं है, न कोई काव्य मीमांसक है। वो एक दार्शनिक है, आदर्शवादी दार्शनिक है, राजनीतिज्ञ है। और आदर्श राज्य की स्थापना करना उनका क्या है? मूल लक्ष्य है। प्लेटो का मूल लक्ष्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए, आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए। और कवि या जो कलाकार है वो शासक के द्वारा जो नियम निर्धारित है
उन्हीं के आधार पर काव्य रचना करे, या जो काव्य शुभ हो, सत्य हो, उसी के अनुसार काव्य रचना करे। ध्यान रहे प्लेटो उसी काव्य को स्वीकार करता है। ध्यान रहे प्लेटो उसी काव्य को काव्य मानता है। प्लेटो उसी काव्य को काव्य मानता है जो व्यक्ति में सद्बुद्धि को संपुष्ट करे। कि ध्यान रहे प्लेटो उसी काव्य को काव्य मानता है जो व्यक्ति में सद्बुद्धि को संपुष्ट करे और पाठक को शुभ सत्य के निकट ले जाए, उसी काव्य को प्लेटो काव्य मानता है। प्लेटो के अनुसार काव्य की उपयोगिता है कि वो जीवन यथार्थ या पदार्थ को प्राप्त करने में कि प्लेटो के अनुसार काव्य की उपयोगिता है कि जीवन यथार्थ या पदार्थ को प्राप्त करने में कहाँ तक सहायक है। कि प्लेटो के अनुसार काव्य की उपयोगिता वो वहां तक है कि वो जीवन यथार्थ को या पदार्थ को प्राप्त करने में कहाँ तक सहायक है। और आगे लिखेंगे, प्लेटो काव्य की सत्ता को सापेक्ष मानता है। प्लेटो मानता है कि काव्य की सत्ता कैसी है, सापेक्ष है। काव्य की सत्ता सापेक्ष सत्ता होती है और काव्य का प्रयोजन प्लेटो वो है उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद को मानता है। ये अपना प्लेटो है। आप जल्दी से लिखो और इसके जो एक दो जो भी महत्वपूर्ण तो आगे लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लेटो काव्य को सामाजिक दृष्टि से परखते हुए कहते हैं कि सामाजिक न्याय नियम की उपेक्षा करके कोई भी काव्य अपनी
अर्थवत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता, अर्थवत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता है कि समाज के नियमों की अवहेलना करके कोई भी काव्य हो वो अपनी अर्थवत्ता को क्या नहीं कर सकता, अपनी अर्थवत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता। महान एवं शाश्वत, तो हम लिखेंगे सीधा दार्शनिक एवं दार्शनिक एवं समीक्षक, थोड़ा सही लिखेंगे इसे, तो आप इसे यहां तक उतारेंगे एक बार। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि प्लेटो काव्य को सामाजिक दृष्टि से परखते हुए सामाजिक न्याय नियम की अपेक्षा करके कोई भी काव्य अपनी अर्थवत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता। और यहाँ नहीं आएगा इसलिए ऊपर लिखते हैं उसको, तो थोड़ा कथन बड़ा है। प्लेटो एक दार्शनिक है, काव्य मीमांसक है, और मीमांसक मूल्य मीमांसक है, काव्य मीमांसक है, सुधारवादी समीक्षक है, महान और शाश्वत सत्य की जो खोज करते हुए कर सकते आप लोग। तो प्लेटो क्या है कि प्लेटो दार्शनिक एवं महान समीक्षक की दृष्टि की समष्टि, थोड़ा गर्मी हो गया। तो प्लेटो दार्शनिक एवं महान समीक्षक की दृष्टि से शाश्वत सत्य की खोज करते हुए कहते हैं कि सत्य की खोज करते हुए कहते हैं, प्लेटो दार्शनिक एवं महान समीक्षक की दृष्टि से शाश्वत की खोज करते हुए सत्य को भी काव्य की कसौटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन काव्य के आनंद के रूप में। तो प्लेटो दार्शनिक एवं महान समीक्षक दृष्टि से शाश्वत सत्य की खोज करते हुए कहते हैं, ये खोज करते हुए उस सत्य को भी काव्य की कसौटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आनंद को काव्य की कसौटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वो आनंद को अहितकर मानते हैं, आनंद को कसौटी के रूप में स्वीकार नहीं करते, अहितकर मानते हैं। और जो मैंने एक डायग्राम समझाया था उसी का आधार पर बराबर देते हैं कि तात्विक दृष्टि से जो मूल सत्य हैं वह क्या है, वह अमूर्त ज्ञान है, अमूर्त ज्ञान रूप है। कि क्या है, अमूर्त ज्ञान रूप है। जो वस्तु सत्य है, यानी ये क्या है कि तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप है। इसे हम कह सकते हैं ईश्वर कर्त वास्तविक सत्ता, ईश्वर कर्त वास्तविक सत्ता, वास्तविक समझना आप लोग। दूसरा, जो वस्तु जगत होता है जिसे हम कह सकते हैं दृश्यमान जगत है, तो जो वस्तु जगत है ये इस अमूर्त ज्ञान रूप का, वस्तु जगत अमूर्त रूप का प्रसुत मूर्त रूप है। तो ये हो गया आपका दृश्यमान जगत है। और तीसरा जो है कि जो कला करती है वो धारणा, आभास, धारणा प्रसूत, धारणा प्रसूत आभास मात्र में होती है, आभास मात्र होती है। कि जो कला करती है वो धारणा प्रसूत आभास मात्र होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपका हो गया
कवि या रचना या कलाकृति, तो अब आप देख सकते हो कि अमूर्त ज्ञान मूल सत्य है, ईश्वर कर्तृ वास्तविक सत्ता, ये वस्तु जगत है, ये अमूर्त ज्ञान का प्रसूत मूर्त रूप होता है। जो अमूर्त है अपना ईश्वर, ये दृश्यमान जगत उसी का ही मूर्त रूप प्रसूत मूर्त रूप है। जो कला करती है वो तो आभास मात्र में होती है। और वो कहते हैं, प्लेटो कहते हैं इस प्रकार जो अमूर्त ज्ञान है, प्लेटो कहते हैं कि इस प्रकार जो अमूर्त ज्ञान रूप है और जो आभास मात्र रूप है, इनमें क्या है, भेद है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो ये अमूर्त ज्ञान रूप और आभास धारणा रूप धारणा प्रसूति आभास में अंतर है, दोनों अलग अलग है। ये मूल सत्य है तो ये अनुकृत रूप है, अनुकृत रूप है। प्लेटो कला में न्याय सत्य आदर्श को स्थापित करते हैं, इसकी बात करते हैं। प्लेटो कला में न्याय सत्य आदर्श नैतिकता की बात करते हैं। और ये आपका प्लेटो समाप्त है। अब इसके बाद में हम 10 जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु है वो विशेष के रूप में लिखेंगे, वो भी अच्छे हैं। वैसे वो सब चीज इसी में ही है, इन्हीं से बाहर निकाली गई चीजें हैं, थोड़ा भाषा को बदला गया है, लेकिन वो मेन चीज यही है। और पूरे के पूरे जो अपना प्लेटो है इसका मेन चीज वही है, मूल सत्य दृश्यमान जगत और जो हमने कलाकृति बताई थी, बस वही पूरा का पूरा जो इनका काव्य विषय विचार है इन्हीं 3 डायग्राम पे घूमता है। और हम विशेष इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद हम विशेष के रूप में हमको देखेंगे थोड़ा सा, और फिर आज अपना प्लेटो समाप्त करते हैं। और फिर अब आप कोई सा भी एग्जाम दे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर मिलाओ, अदर पीसीएस के मिलाओ, किसी के भी मिला सकते हो आप लोग। तो हम लिखेंगे निष्कर्ष प्लेटो के विचारों का प्लेटो के विचारों का निष्कर्ष। प्लेटो कहते हैं कि जो सभी अवास्तविक कलाएं, और ये अवास्तविक कलाओं का मतलब भी क्या हो गया, आपकी काव्य रचना की सभी अवास्तविक कलाएं क्या होती है, अनुकरण अनुकरण होती है, कि सभी अवास्तविक कलाएं अनुकरण का अनुकरण होती है। तो जो इनका जो आदर्श सत्य है वो क्या होगा, सत्य से 2 गुनी दूर होगा, कि सभी अवास्तविक कलाएं अनुकरण का अनुकरण होती है। तो जो इनमें निहित कलात्मक ज्ञान होगा कि होती है, और इनमें जो निहित कलात्मक आदर्श होगा, निहित कलात्मक आदर्श होगा, वो निहित कलात्मक आदर्श सत्य से 2 गुना दूर है। और काव्य भी एक कला है, तो काव्य भी एक कला है, तो वो भी सत्य से 2 गुनी दूर है, सत्य से 2 गुना दूर है। अब बात तो वही है, बस थोड़ा भाषा के साथ गेम है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कहते हैं वो अनुकरण को कोई गंभीर कार्य नहीं मानते, अनुकरण को हीन त्याज्य
असावधानी, भ्रांति मानते हैं। ये पढ़ तो पहले लिया, केवल विचारों का निष्कर्ष देख रहे हैं हम लोग, ताकि अंत में जब आप एग्जाम देने जाओ तो इनको सीधा सा पढ़ के भी अपना काम हो जाए। तीसरा जो इनका निष्कर्ष निकल करके आता है हमारा, कि प्लेटो के विचारों से अब हमें ये तो पता चल गया, प्लेटो के विचारों से अब हमें ये तो पता चल गया कि इनके जो आदर्श राज्य में कैसा व्यक्ति या कवि रह सकता है। कि देखो ये नैतिकता की बात करते हैं, तो ये तो पता चल गया ना कि इनके जो ये आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, उस आदर्श राज्य में कैसा कवि रह सकता है। तो हम लिखेंगे कि प्लेटो के विचारों से स्पष्ट है कि आदर्श राज्य में वो ही कवि या कलाकार रह सकता है या स्थान होते की बात, स्थान पा सकता है, कवि या कलाकार स्थान पा सकता है जो देश, राष्ट्र, समाज, मानव जाति और शासक वर्ग के द्वारा निश्चित नियम विषय पर काव्य रचना करता है। कि इतने विचारों से हमें ये तो पता चल गया कि प्लेटो के विचारों से स्पष्ट हो गया कि वो आदर्श राज्य की बात करते हैं, तो उनके आदर्श राज्य में वही कवि या कलाकार रह सकते हैं, वही कवि या कलाकार रह सकते हैं या स्थान पा सकते हैं जो देश, राष्ट्र, समाज, अपनी मानव जाति और शासक वर्ग के द्वारा जो निश्चित किए गए नियम है उन्हीं के आधार पर क्या करे, काव्य रचना करें। एक इन्हीं का निष्कर्ष निकल करके आता है कि वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि जो कवि होता है या कवि या कलाकार वस्तु के पूर्ण ज्ञान से रहित होता है तो जो अनुकरण होगा वो क्या होगा, असत्य होगा, असावधानी पूर्वक होगा, भ्रांति पूर्वक होगा और त्याज्य होगा। क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि कवि या कलाकार जिस वस्तु का या प्रकृति का जो अनुकरण करता है उसके पूर्व ज्ञान से रहित होता है, तो जो वो अनुकरण करेगा वो भी असंभव होगा, त्याज्य होगा। लिख सकते हो असंभव होगा, हे कार्य होगा। और प्लेटो शैली पक्ष के अनुकरण 3 प्रकार का मानता है। प्लेटो शैली पक्ष में अनुकरण 3 प्रकार का मानता है। प्लेटो शैली पक्ष में अनुकरण 3 प्रकार का मानता है। एक है मिश्रित अनुकरण, या इसे आप कह सकते हो अभिनयात्मक अनुकरण। अभिनयात्मक अनुकरण एक होता आपका वर्णात्मक अनुकरण है, वर्णात्मक अनुकरण, और एक होता है आपका मिश्रित अनुकरण। 3 प्रकार का अनुकरण मानता है, और इस अभिनयात्मक अनुकरण को ही वो अनुकरणात्मक कह सकते हो आप लोग। तो अभिनयात्मक पक्ष को हम क्या कह सकते हैं, अनुकरणात्मक।
अनुकरणात्मक पक्ष या अनुकरण कह सकते हैं। प्लेटो उसी अनुकरण को मानता है या शुभ मानता है जिसमें मंगलकारी शिव हो, मंगलकारी अनुकरण हो। तो प्लेटो उसी काव्य या अनुकरण को शुभ मानता है या सत्य मानता है जिसमें विशुद्ध शिव हो, जिसमें विशुद्ध शिव हो या मंगलकारी, जिसे हम कह सकते हैं अनुकरण। ठीक है, यह है। तो उसी काव्य या प्लेटो उसी काव्य या अनुकरण को शुभ मानता है जो सत्य मानता है, जो विशुद्ध, जहाँ विशुद्ध शिव हो या जिसमें विशुद्ध शिव हो, वो या मंगलकारी अनुकरण हो। प्लेटो उसी काव्य को सत्य मानता है जो लोक को प्रेरणा देने वाला बनता हो, जिसे कह सकते हैं लोक के लिए प्रेरणा स्पंद। यह काव्य ही, जो काव्य लोक को प्रेरणा देने वाला बनता हो या लोक के लिए जो प्रेरणास्पद काव्य है, वो काव्य ही काव्य है। और आगे लिखेंगे कि प्लेटो कहते हैं कि काव्य रचना का जो हेतु है, प्लेटो कहते हैं प्लेटो के अनुसार काव्य रचना का हेतु कारण देवीय शक्ति होती है। देवीय शक्ति होती है जो एक प्रकार का उत्पादन करती है। देवीय शक्ति होती है जो एक प्रकार का उत्पादन करती है और कवि उसी से प्रभावित होता है। कवि उसी से प्रभावित होकर के कविता करने के लिए उत्साहित होता है या प्रेरणा मिलती है। तो प्लेटो के अनुसार काव्य रचना या उसका हेतु देवीय शक्ति होती है जो एक प्रकार का उन्माद करती है और ये देवीय उन्माद ही ये देवीय उत्पादन करती है। ये देवीय उत्पादन करती है और कवि उसी देवीय या देवीय उन्माद से प्रभावित होता है। तो कवि इसी देवीय उन्माद से प्रभावित होता है और काव्य के लिए प्रेरणा मिलती है, उसे काव्य के लिए प्रेरणा मिलती है। और लास्ट के एक या दो बिंदु जो अपने बचे हैं उनको लिख करके और फिर आज का टॉपिक ये समाप्त करते हैं। आप इसे जल्दी से लिखो। और अब फिर आप कमेंट में बताना जैसे भी जब भी आपको वीडियो मिले कि कैसा मैटर लगा और क्या इसमें हमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, और भी कैसा मैटर आप लोगों को चाहिए। आपके जो भी विचार होंगे वो सभी विचार
हमारे लिए सम्मानीय होंगे। तो प्लेटो काव्य को सृष्टि न मानकर क्या मानता है कि प्लेटो काव्य को सृष्टि न मान करके क्या मानता, अनुकरण मात्र मानता है। अनुकरण मात्र मानता है, अनुकरण मात्र मानता है। कल्पनाशील कवि, कल्पनाशील कवि की कल्पना को झूठ के समान, कल्पनाशील कवि की कल्पना को झूठ के समान अयथार्थ मानता है या अयथार्थ बताता है कि बात है। तो अयथार्थ मानता या मानकर, अयथार्थ मानकर कवि के कार्य को अनुकर्ता की असफलता, क्योंकि कवि जो अनुकर्ता वो असफल हो गया, और जो उसका अनुकरण है, और अनुकरण की अपूर्णता अथवा सत्य को भ्रष्ट करने का प्रयास कहकर कवि व कलाकार या आपका रचना या आपका काव्य को पावित्री दे सकता कि आरोप के कटघरे में खड़ा कर देता है। प्लेटो का समग्र चिंतन उपयोगितावादी है, आप ये लिख सकते हो। प्लेटो का समग्र चिंतन उपयोगितावादी है, सौंदर्य या आनंद नहीं है। और ये अपना जो प्लेटो था, जितना हमने जाना, ये मेरी ओर से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। मेरी ओर से जो प्लेटो था, जैसा मैंने पढ़ा और मैंने समझा, जितनी मेरी समझ हुई वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अब आप लोगों को ये कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और कल जो अपना टॉपिक होगा वो अरस्तु का अनुकरण होगा। और वास्तव में अनुकरण सिद्धांत दिया ही अरस्तु ने है। इन्होंने तो केवल अनुकरण के काव्य के अनुकरण पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अगर अनुकरण सिद्धांत किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा प्लेटो, वो अरस्तु। क्योंकि इन्होंने अलग से कोई काव्य शास्त्र के नाम से, अनुकरण के नाम से कोई ग्रंथ नहीं, सॉरी सिद्धांत नहीं दिया। और इसी के साथ अपना प्लेटो समाप्त होता है। और अब आप लोग इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, और जब भी आपको ये वीडियो मिले आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और इसी के साथ आज के समाप्त और अपना प्लेटो समाप्त होता है। कल से काव्य शास्त्र का जो दूसरा टॉपिक है वो है अपना अरस्तु को पढ़ेंगे, और उसको भी ऐसे पढ़ेंगे। या फिर अगर आप लोगों का विचार हो तो डायरेक्टली स्लाइड देकर, स्लाइड को समझा करके फिर हर बार स्लाइड से लिखे या ऐसे नोट्स में की तरह लिखवा करके पूरा करें, तो ये आप लोगों की प्रतिक्रिया पर होगा। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।